नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ वैद्य सबस्सो रोब स्ट्रीट की तरफ से और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वैद्य टॉक्स। वो एक्सपीरियंस वैद्यास के साथ बात करेंगे, उनकी जो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है उन सभी को आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीलेश, जो कि पुणे में बेस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। सर जो है एक एमडी आयुर्वेद है और पीएचडी स्कॉलर है, और इसके साथ साथ सर का पुणे में एक निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल है जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के, और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेद टॉक्स में। तो सर हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपका आयुर्वेद का सफर कैसा रहा? मेरी शिक्षा बेसिक शिक्षा जो है गंगाधर शास्त्री गुने आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर से हुई। बीएमएस वहां से पास आउट हुआ। और मेरा एमडी जो है डीवाई पाटिल आयुर्वेद महाविद्यालय पिंपरी से हुआ। अभी पीएचडी भी वहीं पे ही कर रहा हूँ। और आयुर्वेद का सफर के बारे में जानेंगे तो अपना जो शिक्षा दिया हुआ है अपने को आयुर्वेद की, उसमें प्रैक्टिस करने का पहले से ही मन था। मेरे जो गुरुवर्य है प्रशी पवार सर, उन्होंने हमें यही बेसिक बताया था कि जो भी करना है वो सीखना है, कुछ भी सीख लो लेकिन प्रैक्टिस आपको आयुर्वेद ही करना है। तो उस हिसाब से हम आज उनके जो राह दिखाए उन पे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बारे में जान के अच्छा लगा। अच्छा सर, आयुर्वेद में इतनी सारी विधाएं हैं लेकिन आप स्पेशली पंचकर्मा की प्रैक्टिस करते हैं। तो सर आपने अपनी ये जो प्रैक्टिस है ये किस तरह डेवलप की, और इसमें स्टार्टिंग से ही आपका मन था जाने का, या आपने धीरे धीरे इसको विकसित किया? नहीं, पहले दिन से ही पंचकर्मा शुरू किया है। बेसिकली आयुर्वेद का अपन अगर देखेंगे, अगर बस्ती को अर्धी चिकित्सा बताए, रक्त मोक्षण को अर्धी चिकित्सा बताए, विद्ध कर्म को भी कई जगह पे अर्धी चिकित्सा बताए। ऐसा होता है कि आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट बताई हुई बेस, अगर हम पूरा चरक देखेंगे तो गुरु स्तंभ छोड़ के सब व्याधि में पंचकर्मा बताए हुए। और हम भी प्रैक्टिस में देखते हैं हर एक पेशेंट में पंचकर्मा से जितने फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं उतने दवा से नहीं मिलते। दवा से क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा सा परहेज करना होता है, थोड़ा एक्सरसाइज करना होता है और फिर दवा लेना होता है। लेकिन पंचकर्मा का कैसा है, इंस्टेंट रिलीफ है। मतलब जैसा एलोपैथी सिस्टम्स में जो पेशेंट एडमिट होने के बाद उसको 5-6 दिन में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, सेम आयुर्वेद में पंचकर्मा में रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी बोलेंगे और देने वाला है। इसलिए पहले दिन से ही हम हमारे हॉस्पिटल में पंचकर्मा कराते हैं। मेरे ओपीडी स्टार्ट ही पंचकर्मा यूनिट से ही हुई है। ओके सर, अच्छा लगा ये जानकर। सर आपका आयुर्वेद में हॉस्पिटल है, तो हाँ, आयुर्वेद में इस तरह के हॉस्पिटल कैसे खोल सकते हैं? मतलब ये तो एक तरीके से लोग सोचते नहीं है आयुर्वेद में हॉस्पिटल खोलने का। लोग सोचते हैं कि कहीं बेस प्रैक्टिस, हाँ इस तरह का सर्कल है। नहीं, बेसिकली क्या है, अपना जो एम होना चाहिए वो हॉस्पिटल ही एम होना चाहिए। पहले जो है हम स्टार्टअप विथ क्लिनिक ओपीडी एंड पंचकर्मा सेंटर्स। अगर हमारा अच्छा मतलब बैकअप है, फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है, सोशल नेटवर्किंग अच्छा है, तो हम स्टार्ट में ही आयुर्वेद का हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम अगर मतलब स्टार्ट में ही है तो ओपीडी और पंचकर्मा से शुरू किया हमने ये सफर। और जैसे जैसे पंचकर्मा के अराउंड हमारा जो हाईएस्ट है पर्सनल इंडिविजुअल का 48 पंचकर्मा यूनिट है, इतना तक पंचकर्मा हमने इंडिविजुअल लेवल पे किया। और पेशेंट्स को हम अगर देखते हैं, जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे तो उसको सलाइन जो है कुछ देर के लिए ही लगाते, 2 घंटे या 3 घंटे के लिए लगाते, लेकिन उसको 24 आवर्स एडमिट करके रखते। ये अगर हमने कभी सोचा ये ऐसा क्यों करते हैं, तो उसका मतलब है कोई भी चीज को ठीक कराना है तो वो ठीक कराते वक्त आदमी को अगर जितना रेस्ट उसको अच्छा रहेगा उतना वो जल्दी ठीक हो जाता है। हम अगर देखते हैं अभी हमारे क्लिनिक में या पंचकर्मा सेंटर्स में पेशेंट पंचकर्मा करने के लिए 1 घंटा आता है, लेकिन वो 23 आवर्स वो उसका काम करता रहता है। तो वो बीमारी को रिकवर्स होने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा दिन लगेंगे। हमने अभी ऐसे ऐसे केस किए हैं जिसका मतलब काफी डिसबल्ज था, नर्व कॉम्प्रेशन था। ऐसे स्पेशल केसेस में भी हमने अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं विथ एडमिशंस। मतलब पेशेंट्स तो बैठ के खाना भी नहीं खा सकता था। ऐसी एक केस हमने अभी रिसेंटली की। उसमें भी अगर हम एडमिट कराते हैं तो उसको हम डाइट अच्छा दे सकते हैं।
हमारे हॉस्पिटल में खुद डाइट बनाते हैं हम, और हमारे जो स्टाफ है खुद खाना बना के देते हैं। दूसरा जो है, जो हम एक्सरसाइज चाहते हैं पेशेंट से, जो सिंपली हो या योगासना हो, वो करा के ले सकते हैं। ट्रीटमेंट्स में हम मतलब सिर्फ स्नेहन स्वेदन बस्ती कटी बस्ती इतने पे ही नहीं निर्भर हो सकते। उसके साथ साथ हम कुछ लेप थेरेपी है, लीच थेरेपी है, विद्ध कर्म है, अग्निकर्म है, ताकि पेशेंट्स को पेन अच्छा जल्दी रिलीफ हो जाए। और 24/7 उसको वो मॉनिटर्ड होता है, ताकि उसको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाता है। मतलब आरएमओ का राउंड्स रहता है, कंसल्टेंट का राउंड्स रहता है, सिस्टर का राउंड रहता है, तो फिर अपने को पेशेंट का हम जो कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो तुरंत पता चलता है कि ये ट्रीटमेंट से इसको कितना आराम मिल रहा है। तो इसलिए हॉस्पिटल करना मतलब पहले से ही था। दूसरी जो बात है, हम अगर देखेंगे केरला में सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, वो तो एलोपैथी कुछ भी यूज नहीं करते, फिर भी इतने हॉस्पिटल्स उन्होंने क्यों बढ़ाए? तो सिर्फ हमारे शास्त्र पे हमारा अगर ज्यादा विश्वास रहेगा तो हम इतने बड़े हॉस्पिटल्स का प्लान कर सकते हैं। अभी मेरा 15 बेडेड आयुर्वेद हॉस्पिटल है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है उसमें। दूसरी जो बात है, हॉस्पिटल के लिए पेमेंट ये थोड़ा इशू होता है। हम सोचते हैं कि पेशेंट को अपने जेब से पैसा देना होता है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ये सब में, तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट भी हमें हेल्प करता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी आर्गो जैसा, एसबीआई जनरल जैसा, वो कैशलेस फैसिलिटी देता है। बाकी जो गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है वो रियम्बर्स फैसिलिटी देती है, तो पेशेंट को भी ये आसान होता है। वो विदाउट एडमिशन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंश्योरेंस एंड ऑल। अच्छा सर, ये जान के अच्छा लगा। आपने अभी जिक्र किया कैशलेस फैसिलिटी का अपने हॉस्पिटल में। मैं बराबर। इस बारे में जो है थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी कि आप मतलब ये किस तरह होता है और लोग कैसे, आयुर्वेदिक चिकित्सक कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली एलोपैथी सिस्टम्स में क्या है, नीड ऑफ एडमिशन जो पेशेंट्स को रहेंगे, मतलब उसमें एक तो प्लान होता है और इमरजेंसी होता है। वैसे ही आयुर्वेद में भी है। अगर एक आधा साइटिका का पेशेंट है, उसको इमरजेंसी पेन ज्यादा हो रहे, तो उसको एडमिट करा के उसका इन्वेस्टिगेट करा के वो ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर ट्रीटमेंट में एलोपैथी में भी वो ट्रैक्शन देंगे या फिजियोथेरेपी करेंगे या पेन किलर देंगे, और उसको वो क्लेम सैंक्शंस होता है। उसी तरह आयुर्वेद में भी अगर हम इमरजेंसी और प्लान दोनों कंडीशंस में पेशेंट को एडमिट करा सकते हैं, और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर हम करते हैं, तो उसको क्लेम इजीली सैंक्शंस हो जाता है। हमारे पास सीकेडी का मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज का अराउंड 93,000 तक क्लेम कैशलेस में सैंक्शन हुआ है। कैशलेस में बोल रहा हूँ मैं, ना कि रियम्बर्स में। मतलब पेशेंट को भी उतना विश्वास बढ़ जाता है कि मेरे 93,000 सैंक्शन हो रहे सीकेडी में। ऐसे मतलब हर एक डिसीज में हम ऐसा कर सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ अपेंडिक्स हुआ तो आयुर्वेद में एलोपैथी में ही ट्रीटमेंट होगा। अपेंडिक्स के भी कुछ केसेस हमने एडमिट करके 3 डेज 5 डेज एडमिट करके उनको प्रॉपर जो अपना शमन चिकित्सा है या लीच थेरेपी है, लेप थेरेपी है, ऐसा ट्रीटमेंट करके भी उसको अच्छे क्लेम सैंक्शंस हुए। कुछ कुछ पेशेंट तो 21 डेज तक रहते हैं, जो अपने जॉइंट्स के पेशेंट्स है। हमारा एक मेडी असिस्ट का 1,23,000 का क्लेम रियम्बर्स हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में भी होता है, सिर्फ हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना होता है उसके लिए। सर आप इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। आपने मेडिक्लेम का जिक्र किया, तो लोग जो है जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो अपने हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक में ये कैसे करवा सकते हैं और ये किस तरह मिल सकते हैं। क्लिनिक के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, चल रहा है अभी गवर्नमेंट लेवल पे हमारे यहाँ, लेकिन क्लिनिक लेवल पे ये फैसिलिटी नहीं है। आपको कम से कम रियम्बर्स के लिए 5 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए, और कैशलेस के 15 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए। वो आपका हॉस्पिटल जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपकी नजदीक की कोई भी जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी रहेगी, मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा या जिला परिषद रहेगा, तो उससे ये रजिस्ट्री होती है हॉस्पिटल की। तो वो प्रॉपर, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में देखेंगे तो बॉम्बे नर्सिंग एक्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आयुर्वेद हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन अलग हो, लेकिन वो बाद की बात है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल आज के दिन को जो करना है, तो उसमें हमारी लोकल रजिस्ट्री है, उसमें अपना प्रॉपर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड करना है। अपना रोहिणी करके एक आईडी रहता है, इंश्योरेंस का जो नेटवर्किंग है उसके लिए गवर्नमेंट का एक रोहिणी आईडी होता है, वो निकालना होता है। उसके बाद आप रियम्बर्स के लिए या कैशलेस के लिए, फिर इम्पैनलमेंट होता है कैशलेस के लिए, हम कंपनी के साथ इम्पैनल करते हैं, उसके लिए आपका टेरिफ कार्ड होना होता है।
कि आप कौन सी चीज के लिए कितना चार्ज करने वाले हो, आईपीडी के रूम कितना चार्ज करोगे, प्रोसीजर कितना, तो वो हमने सब सिस्टमेटिकली डेवलप किया है, उसकी वजह से वो आसान हो जाता एक तो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका, है। और बराबर। इसके अलावा टैरिफ कार्ड होना चाहिए कि आप कितना चार्ज करेंगे। और बराबर। एक चीज और आपने कही थी। रोहिणी रोहिणी आईडी करके हाँ, रहते हैं, इंश्योरेंस रोहिणी। नेटवर्क के लिए वो जरूरी होता है। आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होने के बाद है वो ऑनलाइन पोर्टल है, वो उस पे जाकर आप वो फॉर्म भरना होता है उसका बस, और फिर वो रजिस्ट्री होती है। ओके, अगर ये सब करा लेते हैं, हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है हमारे आयुष हॉस्पिटल में जो है आप लगा सकते हैं मतलब। ये बराबर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है सर, इस बारे में आपने तो अपने हॉस्पिटल में ये कर लिया, लेकिन फिर इसके बारे में पेशेंट्स को कैसे गाइड किया जाए कि मैं हमारे हॉस्पिटल में ये चीज है और हमारे हॉस्पिटल में आके आप ये सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अभी लोकली देखेंगे तो हम हॉस्पिटल में छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं कि बता सकते हैं लोगों को कि अभी आपको ये कंपनियों का कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल है। हम अगर कोई भी एलोपैथी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इनिशियली वहाँ पे जो काउंटर रहता है अकाउंट का, तो उसी के बाजू में, या ओपीडी का रिसेप्शन का काउंटर रहता है उसी के बाजू में लिखा होता है कि यहाँ पे ये कंपनी कैशलेस है, ये कंपनी रिएम्बर्स है। ऐसे ही बोर्ड हम हमारे ओपीडी में या हॉस्पिटल्स में लगा सकते हैं, तो वो पेशेंट जब आएगा ट्रीटमेंट के लिए तो उसको ये पता चलेगा। दूसरी जो बात है, सोशल मीडिया से भी लोगों में अवेयरनेस कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या कोई इंस्टा है, ट्विटर है, ये जो हमारे हैंडल्स है उसके साथ साथ भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि बाबा ये आयुर्वेद में भी ये फैसिलिटी है। बहुत सारे लोगों को अभी ये पता नहीं है, तो जितना हम लोगों को अवेयर करेंगे, पब्लिक में थोड़ा सा अवेयरनेस लाएंगे, तो उतना अच्छा रहेगा। जी सर। हमने अच्छा ये सर। उसमें और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जिनके हॉस्पिटल्स नहीं है लेकिन वो ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो हमने भी ये फैसिलिटी भी वो लोगों के लिए ऑन रखी है। आप आपका पेशेंट यहाँ पे एडमिट कर दो, आपके जो भी चार्ज है वो बताओ, उस हिसाब से आपको उतने चार्ज आपके मिल जाएंगे, और जो हॉस्पिटल, वो पेशेंट को भी बेनिफिट होगा और जो डॉक्टर से उसको भी बेनिफिट होगा। नहीं तो मैं ऐसा सोचूंगा मेरा कब हॉस्पिटल होगा, कब रियम्बर्स होगा, तो ये फैसिलिटी भी हमने ऑन रखी है। हमारा यहाँ पे 15 बेड का हॉस्पिटल है, और एक हमारे चिंचवड़ करके गांव है, वहाँ पे 50 बेड का एक और हॉस्पिटल हमने खोला है। वहाँ पे हमारे अलग अलग 3 डायरेक्टर है और अराउंड 30 कंसल्टेंट है। ऐसी भी फैसिलिटी, मतलब जो एलोपैथी में सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंसी या ये जो सब फैसिलिटी, ये हम सब ने मिलके ये शुरू की है जोर से। बहुत अच्छा लगा सर इस बारे में जान के। इसी में थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। सर, नो कॉस्ट ईएमआई पर ट्रीटमेंट किस तरह होती है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, बेसिकली क्या है, अभी हम देखेंगे तो हम मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदने के बाद हमें पूछा जाता है आपको ईएमआई पे लेना है या आपको कैश लेना है। तो हम अगर ईएमआई पे बोलते हैं तो चीजें होती है, एक 0% ईएमआई और समथिंग डाउन पेमेंट्स करके ईएमआई लेना होता है। बराबर है। सेम प्रोसीजर्स हमारे आयुर्वेद के कोई भी ट्रीटमेंट्स में होती है, लेकिन उनको क्या है, उनको आपका हॉस्पिटल रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये जो फैसिलिटी है वो अभी ओपीडी के लिए या क्लिनिक के लिए नहीं है अभी तक, लेकिन हमारा चल रहा है। हमारे आयुर्मेड करके एक पंचकर्मा किट्स की कंपनी है, या आयुर्मेड हेल्थ कर करके एक हमारी कंपनी है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये फैसिलिटी हर एक डॉक्टर्स को भी दे सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर हमारे आयुर्मेड हेल्थ केयर से जुड़ा होना चाहिए। उसका कुछ हम एमओयू करेंगे, तो उस हिसाब से, क्योंकि वो कंपनी को क्या है, वो कंपनी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या रजिस्टर्ड क्लिनिक, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल को ही देती, क्लिनिक को अभी तक नहीं देती। तो हमने वो वैद्यों के लिए ये भी बात उनसे बात करके रखी है कि अगर हमारे बाकी वैद्यों को ये फैसिलिटी चाहिए तो वो कैसे ले सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि आप आयुर्मेड हेल्थ केयर को वो फैसिलिटी मिलेगी, और आप फिर उनसे जुड़े रहेंगे, तो फिर जो डॉक्टर्स है वो आयुर्मेड हेल्थ केयर से जुड़े रहेंगे, तो उनको ये नो नो कॉस्ट ईएमआई बोलेंगे, तो 0% ईएमआई पे हमें वो फैसिलिटी मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, वो जो अभी बोलते हैं ये फैसिलिटी कैसी मिली, तो उसमें क्या होता है, वो डॉक्टर के जो चार्जेस, मतलब अगर 10,000 का सपोज अपन एखादा पंचकर्मा है, तो डॉक्टर हैव टू पे 6 to 7% टू द कंपनी। बजाज बजाज फाइनेंस है, जी मनी है, ऐसे कंपनियां हैं, तो उनको हमें पे करना होता है।
तो वो 6 to 7% डॉक्टर को पे करना होता है, पेशेंट को इसका बर्डन नहीं आता है। 0% EMI पे पेशेंट का पंचकर्मा या एडमिशन या कोई भी प्रोसेस हो सकती है ऐसा। तो सर इसके बाद जो है पेशेंट टाइम टू टाइम अपनी ईएमआई भरता रहेगा? हाँ, पेशेंट को टाइम टू टाइम ये उसको उसका अभी 10,000 है सपोज, उसको अभी यहाँ पे 60, ये उनकी भी फैसिलिटी रहती है। 60 ये फैसिलिटी है। 60 का मतलब हर एक महीने में उसको उसका जो बिल अमाउंट है वो 6 मंथ में डिवाइड हो जाएगा। 10,000 को अगर हम 6 मंथ में डिवाइड करते तो उस हिसाब से वो उसका बिलिंग होगा। तो उसको वो 2,250 अराउंड वो पेड करना होगा बस, ऐसा। ओके। और इधर पहले से ही जो है डॉक्टर्स की तरफ से जो है अमाउंट चला डॉक्टर्स को वो जाएगा? पहले से ही पैसे मिल जाते हैं, पहले ही पैसे मिल जाते हैं डॉक्टर को। ओके ओके। ठीक है सर, इस बारे में हमने बात कर ली है। अच्छा सर, आपने जो है पंचकर्मा का जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके जो है कुछ टफ केसेस, क्लिनिकल केसेस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। उनमें क्या क्या आपने सिद्धांत लगाया, किस तरह युक्ति लगाई और उसको ठीक बेसिकली किया? एक जो केस मैंने अभी अभी आप थोड़ा सा ही बताया था, केस थी वो थी सीवियर नर्वल कॉम्प्रेशन, और उसके वजह से वो पेशेंट के जो पैर में ताकत कम होना शुरू हो गया था। दूसरा मतलब वो ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी, ना खड़ा रह सकती। वो खाना भी मतलब सो के ही खाना खाती थी। ऐसी कंडीशन में उसको बोला था कि उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो पेशेंट विलिंग नहीं थी। मेरे एक पेशेंट की रिलेटिव थी, तो उन्होंने एलोपैथी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके अपने यहाँ पे एडमिट किया। फिर हमने यहाँ पे उसको बेसिक जो है स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, कटी बस्ती, और उसके साथ साथ हमने ट्रैक्शन भी दिया था उसको। और कुछ हमारे जो लोकल लीच थेरेपी, लेप थेरेपी, और कुछ योगासना, इस हिसाब से उसको आहिस्ते आहिस्ते वो कवर्ड होके 15 दिन पे, हमें वो बताने में खुशी है, 15 दिन पे वो चल के घर पे मतलब गई। मतलब हमारा 2 फ्लोर्स का हॉस्पिटल है, वो 2 फ्लोर्स उसको चढ़ के आना होता है। तो हमने जब लाया तो उसको उठा के लाया था, तो जब जाते वक्त वो चल के गई। हमारे बेसिक प्रिंसिपल जो है वात व्याधि के, तो उस हिसाब से जो कमर में मसल्स में जो स्पाज्म होता है या जकड़न होती है, उसके वजह से ये सब हुआ रहता है। हम अगर सोचते हैं कि ऐसा ये कैसे हुआ, नर्व कॉम्प्रेशन हो गया, हमने क्या जादू कर दिया कि उसको ये रिलीफ मिल गया, हम कुछ जादू नहीं करते। जो मसल अकड़ा हुआ रहता है, जो दोनों वर्टेब्रा को कॉम्प्रेस करता है, और उसके वजह से नर्व कॉम्प्रेशन होता है। तो हमने जो मसल को अगर रिलीज करते हैं, उसका स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, तो वो मसल रिलीज हो जाता है, और मसल रिलीज होने की वजह से वो अकड़न निकल जाती है, और अकड़न निकलने की वजह से उसको नर्व कॉम्प्रेशन चला जाता है। हम अगर देखते हैं बहुत सारे जो है नर्व के जो कॉम्प्रेशन के पेशेंट्स है, वो फिजियोथेरेपी से भी ठीक होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में उससे थोड़ा सा एडवांस होता है। फिजियोथेरेपी से क्या होता है, हम ड्राई ही उसको एक्सरसाइज कराते हैं, वो मसल को नरिश करके एक्सरसाइज नहीं करते। तो तभी क्या होता है, जब तक वो फिजियोथेरेपी करते पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लेकिन छोड़ दी तो उसको वापस दर्द होना शुरू होता है। लेकिन आयुर्वेद में ये होता है कि हम ऑयल करके उसको नरिश करके फिर उसको ठीक कराते हैं, ताकि मतलब वो उसने अगर फिजियोथेरेपी छोड़ भी दी तो उसको पेन नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस किए, लेकिन ये मतलब बताने जैसी केस है। थैंक यू सर। सर अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। आपको इतने साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और आज आप एक वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर। तो इस सफर में आपको क्या क्या मुश्किलें आई और आपने किस तरह उनको सॉल्व किया? मुश्किलें के बारे में सोचेंगे तो पहला जो शुरू में होता है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं सारे, लेकिन हम अगर अच्छा डटे रहेंगे, सबसे बड़ी बात उसमें है कि हम डटे रहना चाहिए। मैंने जो टाइम जो लिखा है बाहर बोर्ड पे 10 से 2 या 5 to 9, तो इसको हम स्टिक होना चाहिए। तो ये मुश्किलें आहिस्ते आहिस्ते निकल जाती है। अगर दूसरी जो बात है, मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं आई भगवान की कृपा से कि मतलब मुझे कुछ रोकना पड़ा या छोड़ना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं आया। तो मेरा जो एम चलते ही जा रहा है, लेकिन उसमें 2 सक्सेस की वजह है। एक जो है टाइम टू टाइम, मतलब मैंने पहले दिन से फ्राइडे में ऑफ लिया है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब 24 घंटा काम करना चाहिए, नॉट नेसेसरी, लेकिन आप जो टाइम देते हो पेशेंट्स को या बताते हो सिस्टम को, तो वो टाइम को स्टिक होना चाहिए। दूसरा, आपका जो ऑल इफर्ट्स जो है वो पेशेंट रिलीफ के लिए होनी चाहिए। अगर पेशेंट का रिलीफ हुआ तो ही वो पेशेंट हमें मतलब पेशेंट टू पेशेंट ये जो है वो अच्छा काफी मिल जाता है। और आपके एम बड़े होने चाहिए।
मतलब पहले दिन पे ही मेरा एम था कि मेरा खुद का हॉस्पिटल हो जाए। अभी मेरा 15 बेड का अभी हॉस्पिटल हो ही गया है, 4 साल हो गए उसको। अभी नेक्स्ट मेरा एक अराउंड 50 बेड का खुद का हॉस्पिटल होगा। तो एम बड़ा रखेंगे तो उसके पीछे हम भागते, इजीली भाग सकते हैं ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपने कहा कि जो है टाइम की पाबंदी करनी चाहिए। इसी तरह से आपको क्या लगता है कि एक सफल वैद्य बनने के लिए इंसान में क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो उसे अपनानी चाहिए एक लाइफ में? टाइम्स होना चाहिए, दूसरी पढ़ाई होना चाहिए, तीसरा हमने अपने यहाँ पे जो बोला है प्रत्यक्ष कर्म, मतलब पढ़ाई के साथ साथ शास्त्र भी पता होना चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। बहुत सारे क्या होते हैं, हम प्रैक्टिकली कम पढ़ जाते हैं, बहुत सारे केसेस देखते नहीं हैं। तो जितना हो सके, जितना डॉक्टरों के साथ हम मिल घुल जाएंगे, जितना केसेस देखने का चांस मिलेगा उतना केसेस देखो। जितना आपको निदान कर सकते हैं उतना निदान करो, जितना ट्रीटमेंट करते हैं। अभी तो ऑनलाइन सब अवेलेबल हो गया है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हमें ज्ञान अच्छा देते हैं। तो हम ज्ञान लेते वक्त प्रैक्टिकल भी पेशेंट्स के ऊपर वो करना शुरू कर दो। अपने जो लोकल ट्रीटमेंट्स है, जैसे विद्य कर्म है, अग्नि कर्म है, लीच थेरेपी है, लेप थेरेपी है, इनको हम नजरअंदाज करते हैं। या स्थानिक बस्ती है, स्थानिक पिछू है, इनको ज्यादा हम, हमें ऐसा लगता है कि ये इतना छोटा सा प्रोसीजर है, उसको टाइम भी लगता है, उतने ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते, फिर हम ये क्यों करें। हम बड़ा ही प्रोसीजर के बारे में सोचते हैं, वमन करे, विरेचन करे या बड़ा बस्ती करे। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि आप छोटे छोटे प्रोसीजर्स करेंगे, पैसे कम लगते हैं, रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं और टाइम भी मैनेज हो जाता है। तो पेशेंट का एक विश्वास तैयार हो जाता है अपने ऊपर। शास्त्र कर्म हो गए, पढ़ाई हो गई। और मेरा सब वैद्यों को यही बताना है कि इन्वेस्ट योर मनी इन योर ओन बिजनेस ओनली। हम अगर देखते हैं कि वैद्य क्या करता है, पैसा आया तो कहीं पे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा या क्रेडिट कार्ड लेगा या कोई भी अलग जगह पे वो पैसा इन्वेस्ट करके उसको उसका फायदा उठाने की सोचेगा। मैंने पहले दिन से यही, मेरे गुरु ने यही बताया मुझे कि इन्वेस्ट योर मनी इन योर ओन बिजनेस ओनली। मैंने पहले दिन से जितना पैसा आया है आयुर्वेद से, मैंने सिर्फ आयुर्वेद में ही इन्वेस्ट किया है। ना मेरा खुद का क्रेडिट कार्ड है, ना मेरा कोई शेयर मार्केट में शेयर है। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि मैं सेफ हूँ अभी, मेरा पैसा मेरे सामने ही काम कर रहा है। ऐसा सब वैद्यों ने किया, मतलब पैसे को अच्छी तरह से काम, मतलब खुद के दवाई बनाओ, खुद का स्टाफ अच्छा बढ़ाओ। मेरे पास अभी 28 स्टाफ है फिलहाल। तो स्टाफ के ऊपर भी हम उतना उनको अच्छा ट्रेन करते हैं, उनको अच्छा पेमेंट देते हैं, तो वो भी टिकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बताने का। सर अच्छा, लोग जो है अक्सर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक तो खोल लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें पेशेंट्स नहीं आते, यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है। तो उसमें अपनी मार्केटिंग किस तरह की जाए कि लोग आए, मतलब उनको पता चले कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, और पेशेंट फ्लो बढ़ाने का क्या क्या तरीके अपनाए जाए? बेसिकली मार्केटिंग सिर्फ हम सोचते हैं कि हम कुछ तो पैम्पलेट डालेंगे, टीवी पे ऐड देंगे, या ऐसी मार्केटिंग कभी होती नहीं है। मतलब ऐसी मार्केटिंग के ज्यादा जो फुटफॉल है वो ज्यादा नहीं मिलते। या मैं कोई व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर दूं। देखो, हम जितना लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, जितना हम कनेक्शंस बढ़ाएंगे, मतलब लोकल जो बोलते हैं कि लोकल जो ग्रुप्स है, मतलब रोटरी है, लायंस है, कुछ सोशल ग्रुप्स रहते हैं, कुछ पब्लिक ग्रुप्स रहते हैं, है। ये जो लोकल लोकल ग्रुप्स है उसमें आप आपका अवेयरनेस बढ़ाना शुरू करो। आप उनसे जुड़े रहो। सिर्फ आप क्या करेंगे, नहीं ये ऐसा शिविर रखा है और आप आ जाओ, ऐसा कोई नहीं आता। आप अगर उनके साथ अच्छा जुड़े रहेंगे, उनके काम में बांट देंगे, कोई समाज कार्य आप करते रहेंगे, कोई सोशल वर्क अच्छा करते रहेंगे, या कोई नेचर के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। अभी हमारा यहाँ पे एक अविरत श्रमदान करके बड़ा एनजीओ है, जो 15,000, मैं उसका खुद फाउंडर मेंबर हूँ। अराउंड 15,000 हमने ट्री प्लांटेशन किया और उसका डेली कंजर्वेशन करते हैं। तो लोग हमें देखते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, एक कैसा नेचर को भी कॉन्जर्व कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाती है। डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहेंगे तो लोग आपको रिजल्ट से ही आते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो होती है, लोग अपने को देखते रहते हैं। मार्केटिंग में और एक बात होती है कि आपका खुद का बर्ताव। आप अगर सुबह पिज्जा बर्गर खाएंगे और लोगों को बोलेंगे सुबह रोटी सब्जी खाओ, तो लोग नहीं मानेंगे। आप खुद एक्सरसाइज नहीं करेंगे और लोगों को बोलेंगे एक्सरसाइज करना होता है हेल्थ रहने के लिए, तो
पहले खुद में, मतलब कनेक्शंस के बारे में तो मैं ऐसा बोलता हूँ, पहले खुद में बदलाव करो। दूसरा जो है, ये बदलाव आपके फैमिली में भी होना चाहिए, आप फैमिली को आहिस्ता आहिस्ता चेंज करो। तीसरा जो बदलाव है आपके रिलेटिव्स में होना चाहिए। और चौथा जो बदलाव है, आप सोशल्स में भी इतना बदलाव करना चाहिए। तो ये जो है कनेक्शन जितना बढ़ाएंगे, लोगों के साथ जितना जुड़ोगे, और अपना आयुर्वेद का एजेंडा हर जगह पे होना चाहिए। वहां पे जाके मतलब आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और वो वहां पे आप आपका बर्ताव जो है वो आयुर्वेद को प्रो नहीं है, तो वो फिर लोग आपके पास नहीं आएंगे। तो वहां पे जाके भी आपको आयुर्वेद ही दिखाना है। तो मतलब आपके उठने बैठने सोने में आयुर्वेद दिखना चाहिए लोगों को, तो फिर मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा लगा ये जान के, मार्केटिंग के थोड़े न्यू तरीके हमें पता चल गए हैं। अच्छा सर, लोगों के बीच में ना एक ये मत भी रहता है कि आयुर्वेद थोड़ा स्लो काम करता है, तो शायद इस वजह से भी लोग जो है आने से हिचकते हैं। मतलब यहाँ पर नॉर्थ साइड में ऐसा है कि अगर किसी को थोड़ा सा बुखार आ जाए तो खुद ही जाके पैरासीटामोल ले आएगा, लेकिन किसी वैद्य के पास नहीं जाएगा। तो अभी इस बारे में आपका क्या मत है? अभी 5 मिनट पहले मेरी 5 साल की बच्ची, अभी पेशेंट है मेरी, 5 years old, उसको बुखार आया था। तो उसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद है। और ये उसका अराउंड, मतलब पूरे बचपन से 1 साल से वो मेरे पास आ रही है, अभी 5 साल की। अराउंड 5 बार, जब 5 टाइम्स ही आई मेरे पास वो। जब भी उसको बुखार आता है, सर्दी आता है, तो वो आयुर्वेद के पास आती है, 3 या 5 डेज के मेडिसिन लेती है और वो ठीक हो जाती है। ये आज तक का उसका रिकॉर्ड है। इससे अलावा हमने अपेंडिसाइटिस में भी, अब गोवा से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में, उनको कल ऑपरेशन है, हम लीच थेरेपी, लेप थेरेपी, कुछ इंटरनल मेडिसिन, इससे पेशेंट ठीक हो जाते। ये हमें लोगों को भी दिखाना चाहिए। जब हम लोग रिपोर्ट्स में दिखाएंगे, अभी शुगर जैसे चीज में भी हमने, अच्छा अभी आज का भी ओपीडी मैंने बोला थोड़ा मेरे को लेट हो रहा है, तो ओपीडी में अभी 320 शुगर थी, 15 दिन में उसका 120 शुगर आया। कितना और फास्ट रिजल्ट चाहेंगे आप? मुझे बताओ, कोई एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से 15 दिन में 320 का 120 में शुगर होता है? ये सिर्फ प्योर आयुर्वेद के ऊपर है, ये सबसे बड़ी बात है। ये लोगों को बताना सीखो आप, क्योंकि हमने ये देखा है, ऑन रिपोर्ट बताना सीखो। हम कितना भी मुंह से बोलेंगे कि हमने ये किया है, पहला क्या है, खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अपना आयुर्वेद सब कुछ कर सकता है, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करो। कोई छोटे छोटे केस, जैसे मैंने अभी बताया वो बुखार का केस है, शुरू में आप थोड़ा सा डेयरिंग करो ना, क्योंकि क्या होगा कि बाबा थोड़ा उसको, शुरू में क्या होगा, फर्स्ट 2-4 केस में ऐसा होगा कि आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप आपका आत्मविश्वास मत छोड़ो। बुखार में आयुर्वेद देना शुरू करो, लूज मोशंस में आयुर्वेद देना शुरू करो। वोमिटिंग जैसा सीवियर वोमिटिंग में सिंपल एलादी सुवर्ण सूत का कॉम्बिनेशन हम अगर देते हैं तो कैसा भी वोमिटिंग रहेगा तो रुक जाते हैं। लूज मोशंस में कनक सुंदर चंद्रबाबा शंकरवटी जैसा कॉम्बिनेशन देते हैं तो कैसा भी लूज मोशंस रुक जाते हैं। ये छोटे छोटे नुस्खे हैं, लेकिन ये हम अगर पता नहीं करेंगे, पेशेंट्स को देंगे नहीं, तो पेशेंट का विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए मैंने बोला कि खुद से शुरू करो। अगर हमें बुखार आता है तो हम अगर पैरासीटामोल लेंगे तो हम लोगों को नहीं दे सकते। हम बुखार आता है तो हम खुद अगर ये दवा लेते हैं, मैंने बोला खुद से, फैमिली से, रिलेटिव से, और फिर सोशली होगा, फिर पेशेंट को होगा। तो अगर कोई भी रिलेटिव को ऐसा हो देते तो रिलेटिव आगे क्या बोलेगा, अरे ये मैडम ने मुझे बुखार में भी ये दवा दिया और मुझे अच्छा लगा। ऐसा मतलब रिलेटिव, मतलब अपना पेशेंट टू पेशेंट इमरजेंसी जो है, जो देर से रिजल्ट मिलते, ये दिमाग से पहला निकाल दो। विद्या जैसे कर्म है, अग्नि जैसे कर्म है, वो तो तुरंत पेन रिलीफ दे देते हैं। लेप जैसी चिकित्सा है, लीच जैसी चिकित्सा है, ये आप नॉर्थ में करते ही नहीं है। कहाँ पे करते हैं? लेप नहीं करते, विद्या नहीं करते, आप दवा से पंचकर्मा नहीं करते, आप ठीक नहीं होगे ठीक। तो ये कॉन्फिडेंस आप में भी लाना चाहिए, मतलब लोगों में, वैद्यों ने खुद में लाना चाहिए। जरूरत पड़े तो आके यहाँ पे सीखना चाहिए। हम तो ओपन है, कोई भी आ जाए यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में, 8-10 दिन रहे, पूरा सीख के चला जाए। अभी सुबह की ओपीडी मेरी 25 की सुबह की ओपीडी थी। और कितना पेशेंट देखना चाहिए? उसमें 5 पेशेंट का लीच लगा, 2 पेशेंट को विदाग्नि किया, 9 पेशेंट का पंचकर्म चालू है। इतने पेशेंट्स आपको देखने, ये तो मेरा है, ऐसे मेरे मैं तो सामान्य हूँ ऐसा बोलता हूँ। पुणे में तो इससे भी बड़े बड़े वैद्य हैं।
आप अगर 8-10 दिन बेसिक भी सीखेंगे ना और उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे ना तो बहुत फायदा होगा। सर अच्छा लगा। अच्छा सर, लोग जैसे आपने प्रैक्टिस की है, आपका स्टार्टिंग से ही एम था कि आपको आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है, लेकिन जो न्यू वैद्यास निकलते हैं अक्सर देखा जाता है कि वो एलोपैथ प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो आपका क्या मत है इस बारे में? मतलब उनको गाइडेंस कम है या फिर कॉलेजेस में प्रॉपर पढ़ाई नहीं है? कॉलेजेस तो प्रॉब्लम है ही, और थोड़ा सा बच्चों में क्या है, उनको ऐसा लगता है हम एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पैसा तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। ये पहला उनका दिमाग का वहम है। 2010 में जब प्रैक्टिस की थी, पहले 20 डेज में मेरे पास 62,000 का कलेक्शन था। मुझे बताने में बहुत खुशी है, 62,000 इन फर्स्ट 10 डेज इन 2010। इसकी वजह है, मैंने पहले 3 साल लोगों में मैं आयुर्वेद ही हूँ, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस ही करने वाला हूँ, ये चीजें मैंने फैला दी चुकी थी। बराबर है। तो आप अगर अभी बीएमएस के फर्स्ट ईयर में हो या एमडी के फर्स्ट ईयर में हो, तो आपने ये बताना लोगों को शुरू करना है कि मैं प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आपके मतलब आपके पोस्ट में, आपके सोशल मीडिया में, आपके हर चीज में आयुर्वेद लोगों को दिखना चाहिए। या कोई भी, अच्छा अभी देखो, एक वो अमेरिका की एक मॉडल थी, उसने पंचकर्मा करके लिया, बराबर, इन जी वो मैंने स्टेटस पे रख दिया था। देखो लोगों को क्या है, दिखाना है हमें कि बाबा यही चीज हर हमारे आयुर्वेद वैद्य ने जिसको प्रैक्टिस करनी है उसने रख दी, तो लोग क्या पूछेंगे, अरे यार ये अमेरिकी की मॉडल यहाँ पे आके पंचकर्मा कराती है इनफर्टिलिटी के लिए। मतलब पंचकर्मा भी तो कोई भी चीज होती है, वो इनफर्टिलिटी कराते हैं, वो उसके दिमाग में जाएगा। और वो जो हमारा पेशेंट्स कौन रहते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे यही हमारे शुरू में पेशेंट्स रहते हैं। तो उनमें आपका पहला ये मैसेज जाना चाहिए कि हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेद में ये रिजल्ट्स है। अभी सपोज मेरे अपेंडिक्स केस में रिजल्ट आया, तो आप भी स्टेटस पे रख सकती है, अरे मेरे ये जो सर है, मेरे ये जो दोस्त है, उन्होंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट दिया अपेंडिक्स में और उसको रिजल्ट्स आ गए। बराबर है। तो इससे क्या होगा, अपेंडिक्स का कोई भी प्रॉब्लम्स आपके फैमिली में, फैमिली फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में होता है, तो वो आपको पहला फोन करेगी, अरे तैबुसन ये अपेंडिक्स में आपके आयुर्वेद में कुछ होता है क्या। बराबर है। तो ये उसका मतलब प्री माइंडेड बोलते हैं हम। आपको पहला लोगों का माइंड सेट करना है कि हमें आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है और आयुर्वेद में ये रिजल्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स है हमारे, वो हम दिखा सकते हैं लोगों को। तो फिर लोगों में ये हो जाएगा कि ये आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाला है। प्रॉपर कंसल्टिंग ले लो, प्रॉपर मेडिसिन चार्जेस ले लो, प्रॉपर पंचकर्मा चार्ज ले लो। आपका जीपी में जो है, आप एक तो अभी लिमिटेशंस आए हुए, एक बात, आप प्रैक्टिस में भी थोड़ा द्विधा मनस्थिति है। महाराष्ट्र में तो अलाउड है, लेकिन बाहर के राज्यों में कहीं कहीं पे तो एलोपैथी प्रैक्टिस अलाउड ही नहीं है। तो चोरी छुपे हमें ये करना। बात जो है ड्रग रिएक्शंस, अगर हम अभी देखते हैं तो इतने ड्रग्स के रिएक्शंस आते हैं तो वो रिस्क नहीं होती है। तीसरी जो बात है, हमें प्रिस्क्रिप्शन ही देना पड़ता है और उससे सिर्फ हम कंसल्टिंग छोड़ के बाकी हमें ज्यादा इनकम सोर्स नहीं होता है। लेकिन आयुर्वेद में हम कंसल्टिंग ले सकते हैं, मेडिसिन डिस्पेंसिंग ले सकते हैं, पंचकर्मा ले सकते हैं, उपकर्मा जैसे मैंने बोले, लीच थेरेपी है, लेप थेरेपी है, तो काफी चीजों से हमारे पास पैसा आता है। तो एक ही पेशेंट्स अलग अलग सिस्टम्स में हमें पैसे दे के जाता है, तो हमें पैसा आयुर्वेद में ज्यादा मिलता है, ना कि एलोपैथी में। ये पहले लोगों के, वैद्यों के दिमाग में जाना चाहिए। हमें एलोपैथी के 10 पेशेंट्स और आयुर्वेद का एक पेशेंट्स बराबर है पैसों के हिसाब से। ये जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं, ऐसा। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। लोग जो है देखने पे जो है ज्यादा यकीन करते हैं, जब उनको दिखता है तो वो फिर जाते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, वहां पे उन्होंने ये केस ट्रीट किया था। अच्छा सर, आपने जो है एक बात की है, एविडेंस बेस्ड जो है होना चाहिए, और इसमें जो है रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो डॉक्यूमेंटेशन आपने कहा था कि उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी जरूरी है, तो वो किस बराबर। तरह प्रॉपर तरीके से? हमने अभी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इजीली, जो है कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये सब होता है। लेकिन जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है शुरू में, तो हर चीज का वो एविडेंस रखे। अगर मैंने अभी जैसे बताया आपको कि मैंने एक 320 शुगर जी थी उसकी,
वो 120 कर दी, ये मैंने आपको ओरली बता दिया। लेकिन आपने अगर पूछा सर एविडेंस है, तो उसको मैंने रिपोर्ट्स में भी उसको मैंने ये बताना चाहिए, मैंने यहाँ पे अभी ग्लूकोमीटर पे चेक किया, बराबर है, तो पता चले इसलिए। लेकिन हमने पेशेंट्स को भी बताना है कल आप फास्टिंग और पीपी प्रॉपर लैब में जाके चेक करो और फिर मुझे रिपोर्ट्स भेज दो। ऐसा अगर हम करते हैं तो बिफोर और आफ्टर के अपने आप रिपोर्ट्स तैयार हो जाते। मैंने अभी एक थायराइड की भी केस की थी, अराउंड 10.23 उसका टीएसएच था, एक महीने के बाद हमने चेक किया तो अराउंड 2.13 हो गया। तो ये एविडेंस है, एविडेंस हमने मतलब ये जो दोनों रिपोर्ट्स बताए से तो नहीं लगा सकता मैं, बराबर है, वो प्रॉपर लैब में होते हैं। अभी आपको आगे जाके जो है जो सब जो इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट्स है वो भी हमें करने में अलाउड है, और वो उसमें भी हम चेंजेस दिखा सकते हैं। तो ये अगर हम करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी चीजें, अपेंडिक्स में है बिफोर ट्रीटमेंट उसका सोनोग्राफी तो हुआ ही रहता है, इसलिए तो उसको पता चलता है अपेंडिक्स से। आप एक पोस्ट ट्रीटमेंट भी मतलब उसका पेन रिलीव होने के बाद भी आप उसका एक सोनोग्राफी कर लो, ताकि आपको पता चले कि मैंने ये जो ट्रीटमेंट की उससे उसका अपेंडिक्स का साइज कितना कम हुआ, इन्फ्लेमेशन कितना कम हुआ, सब पता चलेगा। तो ये एविडेंस हो चुका है। तो इसको हम सॉफ्टवेयर में क्या किया है, तो इसका प्री और पोस्ट रखने की हमने मतलब वहां पे जगह रखी है। तो हाँ, हर चीज उसमें हम रख सकते हैं। हम पंचकर्मा में भी जब फॉलोअप लेते हैं पेशेंट्स का, अभी पेन स्केल है, पेन स्केल का हम अच्छा यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सब्जेक्टिव रहेगा, हर चीज पे ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं पे सब्जेक्टिव भी रहेगा, तो वो पेन स्केल यूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं बाबा 100% पहले दिन पे पेन था, पंचकर्मा करने के बाद 8 डेज के बाद उसको कितना परसेंटेज पेन रहा, 10 रहा, 20 रहा, 50 रहा, फिर बीच में कम नहीं हुआ तो क्यों कम नहीं हुआ, उसको और कुछ थेरेपी ऐड करनी चाहिए हमें। होता है हमारा जो केस पेपर हमने डिजाइन किया है वो वैसा किया हुआ है, जिसमें हमें डेली पता होता है ये पेशेंट को पहले 100% पेन था, अभी बीच में उसको 50% है, या उसमें पनीर खाया उसके वजह से उसको 10% पेन बढ़ गया, ये भी दिखता है, वो ऑन पेपर दिखता है। तो ये लोगों को आदत लगाओ, जब आप प्रोसीजर्स करेंगे, कोई भी प्रोसीजर्स करते तो पेशेंट को पूछो आपको कितना परसेंटेज पेन था, उसके बाद होने के बाद उसको पूछो आपका अभी कितना परसेंटेज पेन है, और वो डॉक्यूमेंटेड रखो। ऐसे केस पेपर डिजाइन करो ताकि आप लोगों को एविडेंस दिखा सके, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव बोथ। भविष्य तो आयुर्वेद का ही है, हम लोग तो ऐसा मानते हैं सर। और इसमें हमारे लिए या जो हमसे जुड़े हुए जितने भी वैद्य हैं वो किस तरह भागीदार बन सकते हैं सर, हम लोगों को भी थोड़ा सा बताइए। नहीं, क्या है, मैं यही बताऊंगा लोगों को, आप जहां पे हो वहां पे ये शुरू कर दो एक बार, जिनका है उनमें शामिल हो जाओ। मतलब अभी आप यूपी में सपोज मैं बोला प्रैक्टिस करते हो, और यूपी के कोई कोई एक आधा आदमी है जो अच्छा उसका आयुर्वेद का हॉस्पिटल से, एक तो खुद का डालो, लोगों को उसमें जुड़ाओ, नहीं तो जिसने डाला है उसमें आप जुड़ जाओ। दूसरों के साथ आप जब काम करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप बड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको एडमिट का एक्सपीरियंस आ, तो उसका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसका आपका इंफ्रा का एक्सपीरियंस आ जाएगा। जहां पे भी हो सिर्फ आपके तन मन धन में आयुर्वेद होना चाहिए, और उसके लिए जितना आप टाइम दे सकेंगे उतना कम ही है। जितने जल्दी इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, नहीं तो वो बाहर के लोग आके इसको अभी चुराना शुरू हो ही गए, तो आप जितना लेट उसमें एनरोल हो जाएंगे उतना मतलब खुद के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। और जो हॉस्पिटल्स अभी है वहां पे एक्टिवली काम करो, जहां पे भी हो वहां पे एक्टिवली काम करो, और जितना जुड़ सकेंगे ये सब सिस्टम से उतना अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, और आपने जो भी बताया इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम, अपने केसेस बताए, और आशा करती हूँ कि आगे भी जो है हम जुड़े रहेंगे और आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो सर इसी के साथ जो है मैं विदा लेती हूँ, और जो भी हम लोगों को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने जो भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और अगर ज्यादा सवाल होंगे तो हम सर को बुला के दोबारा जो है एक सेशन इसी तरह रख लेंगे। कोई और प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर से आपसे जो है एक ऐसा ही सेशन की और जो है मैं मतलब इजाजत लेना चाहूंगी सर, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी बताओ। ठीक है सर, तो मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू।